रूही ने यह कदम पूरी समझदारी के साथ उठाया था ताकि आरव उसके पीछे न आ सके, और ठीक वैसा ही हुआ। आरव दर्द से कराहते हुए अपने पैर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसका चेहरा गुस्से और पीड़ा से तमतमा उठा। चश्मा लगाए रहने वाला वह बड़बड़ाने लगा। मेरी सीधी सादी रूही को बिल्कुल बदल दिया उसने। पहले इतनी शांत थी, अब जैसे हर बात पर आग बन जाती है। लगता है अब उसे संभाल पाना मेरे बस की बात नहीं। दर्द भी हद से ज्यादा हो रहा है। उधर रूही जैसे ही ऑफिस से बाहर निकली, सामने से कार्तिक दिखाई दिया। एक हाथ में फाइल थी और दूसरे हाथ में अध खाया सैंडविच। रूही को देखते ही वह ठिठक गया। रूही दी नाम सुनते ही रूही का सब्र टूट गया। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। खामोश, वह लगभग चिल्ला पड़ी। रूही गुस्से में आगे बढ़ी ही थी कि अचानक उसकी टक्कर विक्रम से हो गई। विक्रम उसे देखते ही सन्न रह गया। रूही, उसकी आवाज जैसे गले तक ही अटक गई। अब रूही का गुस्सा चरम पर था। उसका मन कर रहा था कि आरव नाम के उस इंसान की मौजूदगी तक मिटा दे जिसने उसे इस हद तक पहुंचा दिया था। उसने उसे इतना क्रोधित कर दिया था जितना शायद आज तक किसी ने नहीं किया था। रूही ने विक्रम को तीखी नजरों से घूरते हुए सख्त लिहाजे में कहा, बस चुप हो जाओ। इतना कहकर वह गुस्से में जमीन पर पैर पटकती हुई वहां से चली गई। पीछे खड़ा विक्रम कुछ पल तक वहीं जड़ हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। वह रूही थी, लेकिन उसका व्यवहार इतना बदला हुआ क्यों था? एक पल भी गवाए बिना वह सीधे आरव के ऑफिस और दौड़ा। उधर रूही अपने भीतर उबलते गुस्से को शांत करने के लिए पास के एक कैफे में चली गई। सुबह से कुछ खाया नहीं था और आरव से जुड़ी सारी उथल पुथल ने उसे पूरी तरह थका दिया था। कैफे की एक कोने वाली टेबल पर बैठकर उसने कोल्ड कॉफी और एक बर्गर ऑर्डर किया। कुछ ही मिनटों में ऑर्डर सामने था। 2-4 निवाले लेते ही उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ। वह खुद से बुदबुदाई, मिस्टर ओबराय वाकई बहुत ही चिड़चिड़े हैं। समझ नहीं आता पहले मैं उन्हें कैसे झेलती थी। तभी उसका फोन बज उठा। कॉल जरूरी लग रही थी, इसलिए उसने तुरंत बिल चुकाया और बाहर निकलने लगी। उसी पल कैफे के अंदर मान्या ने कदम रखा। जैसे ही उसकी नजर सामने से आती रूही पर पड़ी, वह अचानक ठिठक गई। मान्या की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि जो सामने खड़ी है वही रूही है या सिर्फ उसकी परछाई। मान्या के मुंह से बस इतना ही निकल पाया, रूही दी। उसे देखते ही वह सन्न रह गई, मानो अपने ही कदमों में जम गई हो। लेकिन उसकी हैरानी उस वक्त हद से भी आगे बढ़ गई जब सामने से आती रूही उससे टकरा गई। रूही ने बस औपचारिक सा कहा, आई एम सॉरी, और बिना रुके आगे बढ़ गई। मान्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही रूही फोन पर बात करते हुए कह चुकी थी, हेलो, मैं नायरा बोल रही हूँ। यह सुनते ही मान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस रूही को वह जानती थी, जिसने उसे नाम लेकर पुकारा था, हंसी बांटी थी, वही आज उसे पहचान कर भी अनदेखा कर गई थी। घबराहट में वह तुरंत कैफे के बाहर निकली और रूही के पीछे दौड़ी। रूही दी, वह जोर से चिल्लाई, लेकिन तब तक रूही बाहर की भीड़ में कहीं खो चुकी थी। मान्या ने चारों तरफ नजर दौड़ाई पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने तुरंत तनु को फोन मिलाया। तनु, उसकी आवाज कांप रही थी, मैंने अभी अभी रूही दी को देखा है। दूसरी तरफ तनु बिल्कुल भी चौंकी नहीं। उसकी आवाज असामान्य रूप से शांत थी। तुम कहाँ हो? उसने सिर्फ इतना कहा, अभी के अभी घर आ जाओ, हम बैठकर बात करेंगे। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। मान्या पूरी तरह उलझन और बेचैनी में थी। उसके दिमाग में सवालों का तूफान मचा हुआ था, लेकिन कोई जवाब नहीं था। बिना एक पल गवाए उसने टैक्सी ली और ओबराय मैंसन की ओर रवाना हो गई। मान्या को घर में कदम रखते देख पूरे स्टाफ के चेहरों पर खुशी फैल गई, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तनु और आरुषि और नेहा को हुई। तीनों ने एक साथ आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया। तनु की आवाज भावुक हो उठी, कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहे हैं।
कैसी हो तुम? वह खुशी के मारे मान्या से लिपटी ही रही, जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। मान्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब तुम मुझे छोड़ो, सांस ही नहीं ले पा रही हूं। उसकी बात पर माहौल थोड़ा हल्का हुआ। तभी आरुषि बोल पड़ी, पूरे 2 साल बाद आई हो। पिछले साल तो बिना बता ही आई थी और चली भी गई थी। यह सुनते ही मान्या की मुस्कान फीकी पड़ गई। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, ऐसा नहीं है, मैं बस यहाँ आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तनु ने उसकी आंखों में झांकते हुए सीधे सवाल किया, कहीं तुम माही की कब्र पर तो नहीं गई थी? मान्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। उसका यह मौन देखकर तनु झुंझला गई। तुम्हें हो क्या गया है? मान्या ने गहरी सांस ली और ठंडी आंखें भरते हुए कहा, पता नहीं, बस वहां जाकर दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है, इसलिए मैं। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि नेहा ने उसे पास बैठाते हुए उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसकी आवाज में अपनापन था। मैं समझ सकती हूं। फिर थोड़ा रुक कर बोली, लेकिन माही की कब्र पर जाना तुम्हें इतना सुकून क्यों देता है? कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मान्या की आंखों में बीते दर्द और अधूरे सवाल साफ झलक रहे थे। रूही की मृत्यु के बाद मान्या अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। वह साल में सिर्फ एक बार भारत आती थी। माही की बरसी पर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने और बीती यादों में से 2 पल चुपचाप बात करने के लिए। उसका हर बार आना पूरी तरह गोपनीय होता था। ना कोई जानता था, ना कोई पूछता था। वह आती और खामोशी से लौट जाती। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। इस बार उसकी आंखों के सामने रूही आकर खड़ी हो गई थी, जिंदा, चलती हुई, सांस लेती हुई। यह सोच भर ही मान्या को अंदर तक हिला गई थी। उसने अपने बिखरे जज्बातों को समेटते हुए सबकी ओर देखा और बोली, ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है, मैंने अभी रूही दी को देखा। उसकी बात सुनकर तनु, आरुषि और नेहा तीनों में से कोई भी चौंका नहीं। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। यह देख मान्या और घबरा गई। क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। तुम तीनों को जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर मान्या के पास बैठ गए। तनु ने बेहद शांत स्वर में कहा, मान्या, हम यह बात पहले से जानते हैं। क्या मतलब? मान्या की आवाज कांप गई। इसके बाद तनु, आरुषि और नेहा ने उसे धीरे धीरे सारी सच्चाई बता दी। हर वो बात, हर वो राज जो अब तक उससे छुपाया हुआ था। सब कुछ सुनने के बाद मान्या कुछ देर तक चुप रही। उसके चेहरे पर उलझन की जगह अब एक भारी सी उदासी थी और वह धीमी आवाज में बोली, ओह, तो इसलिए उन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं? मान्या का उदास चेहरा देख आरुषि ने उसका हाथ थाम लिया और हिम्मत बंधाते हुए बोली, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें आरब का तो पता ही है। फिर उसने बात बदलते हुए पूछा, वैसे नेत्रा कैसी है? नेत्रा का नाम सुनते ही तनु के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसकी आंखों में आज भी वही पुरानी करवाहट उतर आई। नेत्रा के लिए नफरत उसके दिल में
अब भी वैसी ही जिंदा थी। तनु आज भी नेत्रा से उतनी ही नफरत करती थी और घर के हर सदस्य को इस बात की पूरी जानकारी थी। यही वजह थी कि नेत्रा को मान्या के साथ अमेरिका भेज दिया गया था ताकि वह वहां रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और इस घर की उलझनों से दूर रहे। नेत्रा का जिक्र होते ही मान्या का चेहरा खिल उठा। वह चहकते हुए बोली, वह बिल्कुल ठीक है, बस अब पहले से कहीं ज्यादा शरारती हो गई है। उसकी जुबान तो सिर्फ सोते वक्त ही बंद रहती है, वरना हर समय टैप रिकॉर्डर की तरह चलती रहती है। यह सुनकर आरुषि और नेहा के चेहरे पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मान्या आगे बोली, आजकल उसके एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए पढ़ाई में काफी बिजी है, वरना तो पूरे घर का दिमाग खा जाती। नेत्रा की कुशलता सुनकर माहौल कुछ हल्का हो गया। तनु ने मान्या को सहारा देकर उठाया और नर्म आवाज में कहा, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक हम तुम्हारा पसंदीदा खाना बनवाती हूँ। मान्या सच में बहुत थकी हुई थी। उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। ओबराय मैंसन में उसका कमरा हमेशा तैयार रहता था। आरव की मां ने साफ शब्दों में कह रखा था, यह घर जितना हमारा है उतना ही मान्या का भी है, वह जब चाहे यहाँ आ सकती है। जैसे ही मान्या सीढ़ियां चढ़ने लगी, नेहा ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था, लेकिन उससे पहले ही तनु ने झट से उसका मुंह ढक लिया। नेहा ने तनु का हाथ हटाते ही फुसफुसा कर कहा, लेकिन तनु, उसके कमरे में तो नमन है। मैंने अभी उसकी बात अधूरी रह गई। तनु की आंखों में एक पल के लिए डर और चिंता साफ झलक उठी। सीढ़ियों पर मान्या के कदमों की आहट गूंज रही थी और नीचे खड़े तीनों के दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी।